हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा और आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनुवाद। लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, यानी कि 7 लेक्चर होने वाला है। इसके पहले मैंने 6 लेक्चर पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने सारा बेसिक पढ़ा दिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल विभक्ति का प्रयोग। यानी कि आप जो कमेंट करते हो ना कि बड़ा बड़ा सेंटेंस बताइए सर, तो आज हम आपको बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता दें कि क्या क्या इस अनुवाद को बनाने में जरूरत होने वाली है, यानी किस 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 चीज की जरूरत होने वाली है। तो मैं आपको पहले जो है याद दिलाता हूं। फर्स्ट नंबर पे हमें जरूरत पड़ेगी किसका, सर्वनाम सूत्र का। सर्वनाम सूत्र, जो कि मैंने आपको सब कुछ पहले ही पढ़ा दिया है, लिखवा दिया है, और अगर आपने सही तरीके से पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा। दूसरा जो हमें जरूरत पड़ने वाला है, वो जरूरत पड़ने वाला है धातु रूप। क्या, धातु रूप। और धातु रूप जो है 5 लकार में बनाया जाता है, तो आपको 5 लकारों का जो है सूत्र भी याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूं तो वो गलत नहीं होगा कि 5 लकार, 5 लकार सूत्र, ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सूत्र याद नहीं रहेगा तो धातु रूप बनेगा ही नहीं। और जब धातु रूप बनेगा ही नहीं तो ये अनुवाद तो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है हमारा बेसिक है। एक और कॉन्सेप्ट जो है याद होना चाहिए, और वो है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह आपने हिंदी में कारक चिन्ह पढ़ा होगा, लेकिन संस्कृत में इसका बहुत उपयोग होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने पिछले क्लास में क्या कुछ पढ़ लिया है, सर्वनाम सूत्र पढ़ लिया है, धातु रूप बनाना सीख लिया है, और साथ ही साथ लकार भी पढ़ ही लिया है। मुझे एक चीज जो है नहीं पढ़ाया मैंने, वो है कारक चिन्ह। तो अभी हम फटाफट कारक चिन्ह देख लेते हैं और उसके बाद हमारा टॉपिक जो है शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं कारक चिन्ह। आइए तो समझते हैं कारक को, कारक और उसका चिन्ह को क्या होता है और इसका उपयोग कैसे अनुवाद बनाने में किया जाता है। देखिए हिंदी में आपने पढ़ा होगा कारक 8 प्रकार के होते हैं और इसका चिन्ह भी पढ़ा होगा, लेकिन संस्कृत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं, मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कारक चिन्ह पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, कर्ता जिसका चिन्ह होता है ने, कर्म को करण से, यहाँ संयोग लिखा यानी मिलना। जैसे कि अगर तुम घर से विद्यालय जाते हो तो घर से दूर हो रहे हो और विद्यालय की ओर नजदीक हो रहे हो, तो विद्यालय से मिल रहे हो और घर से दूर हो रहे हो। तो घर से दूर हो रहे हो यानी कि वियोग हो गया, और अगर विद्यालय की ओर जा रहे हो यानी कि विद्यालय से संयोग हो गया, ये होता है। तो करण से संयोग, संप्रदान के लिए अपदान से संबंध, काके की अधिकरण में पे पर, और संबोधन हे हो अजिय हो अरे, इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये तो कारक चिन्ह है। अब संस्कृत को इसको थोड़ा सा ऐड करते हैं, संस्कृत से मिलाते हैं। तो मैंने साथ ही साथ यहाँ विभक्ति लिखा है। ठीक है, और ये विभक्ति ही इंपॉर्टेंट है हमारे अनुवाद के लिए। तो प्रथमा विभक्ति होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है, प्रथमा विभक्ति। और द्वितीय का होता है कर्म, तृतीय करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण, और संबोधन जो है संबोधन ही होता है। आइए समझते हैं कि कैसे जो है इसको काम आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज को आप अच्छे से समझना चाहते हैं उदाहरण से समझिए। अगर आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया, मतलब इसका जो टॉपिक है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है बबुआ, देखो ना कितना आसान है, मजा आएगा। तो देखो क्या है, मान लीजिए कि मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं, और बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस, बहुत बार पूछा जाने वाला सेंटेंस है कि गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, इतना बार पूछा गया है कि अब गंगा भी सोच रही होगी कि अब जो है हम अपना जगह चेंज कर ले, अब हिमालय से नहीं निकले, अब हम कहीं और से निकलना शुरू कर दे, क्योंकि इतना बार पूछा जाता है कि गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा हिमालय से निकलती है, निकलती है। अब आप पूछेंगे कि सर बताइए कि इसमें कहां पे हम विभक्ति का प्रयोग लगा हुआ है, कहां पे कारक चिन्ह आया है, कहां पे विभक्ति हम लगाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आप देखिए थोड़ा ध्यान से, आपको कहीं कारक चिन्ह दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा तब दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ध्यान से देखने वाला बात है। ये बाबू सोना के चेहरा ना है कि बार बार देखते रहेंगे, सेंटेंस है, तो सेंटेंस को ध्यान से देखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आप फोकस सही जगह कीजिएगा, कहीं और कीजिएगा तो फोकस गड़बड़ा जाएगा, हो सकता है कि चश्मा भी टूट जाए।
ठीक है, तो फोकस सही जगह कीजिएगा। तो यहाँ फोकस करते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ पे जो कारक चिन्ह लगा हुआ है से, क्या लगा हुआ है? से, हिमालय से निकल रही है यानी कि से लगा हुआ है। अब बताओ, पहले सबसे पहले ये बताओ कि इसमें कौन सा वाला से है, आपादान वाला से है या करण वाला से है? इसमें संयोग हो रहा है या वियोग हो रहा है? गंगा हिमालय से निकल रही है, मतलब गंगा हिमालय से दूर हो रही है या नजदीक आ रही है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि से आया है, और से क्या है? कारक चिन्ह है। करण का भी से होता है और अपादान का भी से होता है। ऐसे में आपको बता दूं कि ये जो है अपादान होगा, क्योंकि गंगा से जब हिमालय से निकलेगी, गंगा और हिमालय की दूरी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दो प्रेमी एक दूसरे से बिछड़ते जाएंगे। वो जो कौन सा डायलॉग था यार, किरण नहीं, ये किरण तो बिल्कुल नहीं था, कोई और डायलॉग था, ठीक है, जिसमें हाँ मुझे कुछ याद आ रहा है, पर्वत के पीछे चंबेला गांव, गांव में दो प्रेमी रहते थे, अब तो न गांव है न पर्वत है। तो यहाँ पे क्या है कि गंगा हिमालय से निकलती है, यानी गंगा और हिमालय की दूरी बढ़ता जाएगा, तो ये अपादान वाला कारक चिन्ह होगा, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि यह अपादान से आ गया। अब इसका संस्कृत में कैसे उपयोग होगा? तो देखिए, अपादान से जो है पंचमी में आता है। किस में आता है? पंचमी में। तो जब हमें इसे बनाने का समय आएगा तो हम ये ढूंढेंगे कि हम कौन सी विभक्ति का सूत्र लगाएं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी तो लिखा रहेगा है नहीं, ये तो मैंने हिंदी लिख दिया है आपको समझने के लिए। आपको संस्कृत में ये कहा जाएगा कि कौन सी विभक्ति का लगाओगे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन कौन सा, वहां पे हिंदी नहीं लिखा रहता है। तो आपको यही याद रखना है कि अपादान 5वां नंबर पे आता है, यानी कि पंचमी होता है, तो हमें पंचमी का सूत्र लगाना होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर हो कि मोहन को लड्डू अच्छा लगता है, मोहन को लड्डू अच्छा लगता है, ये लड्डू परल भी है, लड्डू अच्छा लगता है। अब आप ये देखो कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर लगा हुआ है को, क्या लगा हुआ है? को। अब बताओ इसमें से किसका चिन्ह को है? कर्म का है। अब देखेंगे कि कर्म जो है कौन सी विभक्ति पे आता है? द्वितीय विभक्ति आता है, तो द्वितीय लगाएंगे, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे हम इसका जो है और डिटेल से पढ़ाएंगे, तो आपको सब कुछ बताएंगे कि क्या कैसे लगाया जाता है। बस आप ये समझो कि कैसे जो है इसका चिन्ह यूज किया जाता है संस्कृत में। तो ये था छोटा सा टॉपिक, विभक्ति कारक और उसका चिन्ह। आप ये याद रखिएगा, एकदम बहुत जरूरी याद रखिएगा कि कौन कारक कितने नंबर पे आता है। कर्ता पहले नंबर पे आता है, कर्म द्वितीय पे, तृतीय करण, इस प्रकार से आप जो है इसको याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ साथ चिन्ह तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बिना देर किए चलते हैं सेंटेंस की ओर। तो फाइनली अब हम सीखने वाले हैं कि विभक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है अनुवाद बनाने में। तो उसके लिए हमने इतना सारा जो है बोर्ड पर लिखा है, पक्का 1 घंटा लगाया है मैंने, सिर्फ आपको अच्छे ढंग से समझाने के लिए। मैंने आपको समझने के लिए बेसिक से लेके हाई तक एक एक टॉपिक लिखा है, ताकि आपको कुछ भी जो है माथा के ऊपर से न जाए। लेकिन हाँ, अगर आप डायरेक्ट देखने आए हो ये वीडियो, इसके पिछला लेक्चर नहीं देखा है, 1 2 3 4 5 6 लेक्चर नहीं देखा है, तो आपके माथा के ऊपर से जाने वाला है, हेलीकॉप्टर होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन अगर आपने कंटिन्यू जो है 6 लेक्चर देखा है, तो आपको 100% समझ में आएगा, ये इस बात की गारंटी हम लेते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखा हूं राम शब्द, क्योंकि शब्द रूप यूज होने वाला है, इसी का तो विभक्ति का उपयोग होता है। साथ में लिखा है सर्वनाम सूत्र और लट लकार भी है। अगर गौर से देखोगे तो सह तो ते भी दिखेगा और ती तह अंति भी दिखेगा। और साथ ही साथ इस तरफ मैंने लिख दिया कारक चिन्ह, ताकि जो भी यूज हो हम आपको सामने दिखा पाए। तो चलिए बिना देर के हुए एक सेंटेंस बनाते हैं और समझते हैं कि कारक चिन्ह विभक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा हमारा एक सेंटेंस लेता हूं मैं राम को पढ़ाता हूं, मैं राम को पढ़ाता हूं। ये आप पहले पहचानेंगे ये कि इसमें जो है कहां पे कारक चिन्ह यानी कि विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, मैं राम को पढ़ाता हूं, ये जो को है वो क्या है? ये है कारक चिन्ह, जिसे संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। तो हमें पहले सीखना होगा, सिंपल सेंटेंस हम लिए हैं ताकि आपको बेसिक समझ में आए, ताकि हम बड़े बड़े सेंटेंस को आराम से बना पाए। तो चलिए आराम से बनाने के लिए पहले इसको समझते हैं।
मैं राम को पढ़ाता हूं, कैसे बनाएंगे? तो पहले आपको यह पहचानना है कि जो कारक चिन्ह है वो किसके साथ लगा हुआ है। तो यह लगा हुआ है राम के साथ, ठीक है, राम के साथ लगा हुआ है राम को। अब हमें यह पता करना है कि राम को का संस्कृत क्या होगा। तो पहले यह पहचानो कि को जो है वो कौन सा कारक का चिन्ह है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, ये द्वितीय में आता है, किस में आता है? द्वितीय। कर्म किस में आता है? द्वितीय। तो देखिए द्वितीय में राम का संस्कृत क्या है? तो अगर आप देखोगे तो द्वितीय में राम का संस्कृत रामम भी है, रामौ भी है और रामान भी है। लेकिन हमें यह पता करना है कि एक वचन का लगाएंगे, द्विवचन का लगाएंगे या बहुवचन का लगाएंगे। अब आप ही हमको बताओ कि कौन सा लगाएंगे, क्योंकि राम कितना व्यक्ति है? राम एक व्यक्ति है, इसलिए हमें एक वचन का ही लगाना पड़ेगा। तो हमें यह पता हो गया कि को जो है वो द्वितीय में आता है, यानी कि द्वितीय का चिन्ह होता है को, तो हम द्वितीय का सूत्र लगाएंगे। और हमें यही पता हो गया कि राम एक वचन है, यानी कि एक वचन का ही सूत्र लगाएंगे। तो द्वितीय एक वचन में क्या लिखा हुआ है? रामम। तो राम को का संस्कृत हो गया रामम। कोई दिक्कत? इतना समझने में कोई अगर दिक्कत नहीं हुआ होगा तो अब आपको कोई भी दिक्कत होने वाला है ही नहीं, क्योंकि यही जो है आपको दिमाग लगाना होता है, बाकी सब जो है सिंपल है। तो राम को यानी कि रामम। मैं का संस्कृत क्या होता है? मैं का संस्कृत होता है अहम, ठीक है। पढ़ाता हूं, पढ़ाना का संस्कृत होता है पाठ। क्या होता है? पाठ। और बनाते हैं तो पाठ यति से बनता है, ठीक है। पाठ यति, पाठ यतः, पाठ यंती, ऐसे बनता है। तो हमें सूत्र कौन सा लगाना है ये पता करना है। तो अहम यानी कि मैं कहां पे आता है? देखिए उत्तम पुरुष में एक वचन में आता है अहम। अहम यहां लिखा हुआ ना, उत्तम पुरुष एक वचन। और साथ ही साथ मैंने इसका सूत्र भी लिख दिया है। सूत्र क्या है? आमी। तो पाठ्य में हम आमी लगाएंगे, बनेगा पाठ्यामी, इस प्रकार से। तो बन गया अहम रामम पाठ्यामी, मैं मतलब कि मैं राम को पढ़ाता हूं। इतना सिंपल जो है तरीका होता है बनाने का। एक सेंटेंस और लेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमारा दूसरा सेंटेंस है कि राम कलम से लिखता है। राम कलम से लिखता है, कलम से लिखता है। इसको कैसे बनाएंगे? ये भी बनाने का सिंपल तरीका है और मैं समझाऊंगा और सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह पता करना है कारक चिन्ह कौन है, क्या है और किसके साथ है। तो कारक चिन्ह है से। क्या है? से। और किसके साथ है? कलम के साथ है। अब हमें यह पता करना है, देखिए से जो है अगर हम कारक चिन्ह में देखते हैं तो कर्ता ने कर्म को करण से, एक तो से यहाँ पे आया है, संप्रदान के लिए अपदान से, एक से यहाँ पे आया है, यानी दो दो से है। अब हमें यह पता करना है कि ये जो से है वो कौन सा वाला है, ये हमें करण का से है या अपादान का है। तो जब राम कलम से लिखता है, अब आप दिमाग लगाइएगा, जब राम कलम से लिखेगा तो राम और कलम के बीच में संबंध बनेगा, यानी एक दूसरे से मिलन होगा। और जब मिलन होता है तो हम तृतीय वाला से यूज करते हैं। तृतीय यानी कि करण कारक वाला से यूज करते हैं, ये तीसरे नंबर पे आता है। तो सेम यही कंडीशन आप तीसरे नंबर पे देखिए, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा नंबर पे ये है, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि तृतीय में कितना है? रामेन भी है, रामाभ्याम भी है और रामय भी है। तो अब हमें यह पता करना है कि कौन सा वचन है, कलम का कौन सा वचन है। तो कलम कितने हैं? एक कलम है, दो कलम है और बहुत सारा कलम है। तो कलम से लिखेगा यानी कि एक ही व्यक्ति एक बार में एक ही कलम से लिखेगा ना, यानी कि एक वचन। तो हमें यह पता हो गया कि तृतीय विभक्ति लगेगा और एक वचन लगेगा। तो एक वचन तृतीय विभक्ति में क्या है? राम का बन गया रामेन, यहाँ पे राम का बना हुआ है रामेन। हमें कलम का बनाना है तो क्या बनेगा? तो कलम का बनेगा कलमेन। क्या बनेगा? कलमेन। जैसे राम का रामेन बन गया, एन लग गया, इसी प्रकार से इसमें भी एन लगाएंगे, बनेगा कलमेन। तो कलम से यानी कि कलमेन। अब हमें राम लिखता है, सिंपल सेंटेंस में देना है। राम लिखता है, राम का संस्कृत हो गया रामः, इस प्रकार से राम का संस्कृत रामः। लिखना का होता है लिख, और बाकी सूत्र ऐड करते हैं। तो राम जो है इसका वचन पुरुष देख लीजिए, राम प्रथम पुरुष है और एक वचन है क्योंकि एक व्यक्ति है। तो प्रथम पुरुष एक वचन का सूत्र क्या होता है? प्रथम पुरुष एक वचन। सूत्र क्या है? यहाँ पे सह और लिखा हुआ है सूत्र ती। लट लकार का सूत्र ये है, पीछे वाला सूत्र है लट लकार का और आगे वाला सर्वनाम सूत्र है। तो हमें लट लकार का सूत्र देखना है, ती है, तो लिख के अंत में लगा देंगे ती, बन जाएगा लिखती, यानी रामः लिखती, मतलब राम लिखता है। कलम से उसका संस्कृत हो गया कलमेन, रामः कलमेन लिखती, राम कलम से लिखता है। एक सेंटेंस और लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। एक सेंटेंस है कि तुम विद्यालय से आते हो, तुम विद्यालय
से आते हो, इसको कैसे बनाएंगे? तुम विद्यालय से आते हो। देखिए अभी मैं आपको बहुत ही सिंपल सिंपल सेंटेंस सिखा रहा हूं विभक्ति का उपयोग करने के लिए। जब आप सीख जाएंगे फिर और बड़े बड़े सेंटेंस लेंगे। जो हम देखते हैं ना बोर्ड एग्जाम में, गंगा हिमालय से निकलती है, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, पिता पुत्र के साथ जाता है, मोहन को लड्डू अच्छा लगता है। ये जितने भी सेंटेंस बड़े बड़े सेंटेंस है वो भी सीखेंगे, लेकिन पहले बेसिक अच्छे से कंप्लीट कर ले तब। तो ये अभी हम आपको पहला स्टेप सिखा रहे हैं कि बाबू ऐसे चला जाता है धीरे धीरे ताकि तुम गिर न जाओ। तो वही आपको चलना सिखा रहे हैं कि ऐसे जो है विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब आप विभक्ति का प्रयोग अच्छे तरीके से करना सीख जाओगे फिर तो हम बड़ा सेंटेंस इजीली बना लेंगे। तो अभी हम सीख रहे हैं। तो तुम विद्यालय से आते हो, सबसे पहले हमें यह पता करना है कि कारक चिन्ह यानी विभक्ति किसके साथ लगा हुआ है। तो विभक्ति लगा हुआ है से, क्या है से, और किसके साथ है? विद्यालय के साथ है। अब हमको ये पता करना है कि ये जो से है वो कौन सा वाला से है, तृतीया यानी कि कर्ण वाला है या अपादान वाला है। अब आप ही दिमाग लगाइए, क्या है? तुम विद्यालय से आते हो। अब मान लो ये विद्यालय है और ये तुम हो। जब विद्यालय से आओगे, विद्यालय जा नहीं रहे हो, विद्यालय से आ रहे हो घर की ओर, तो जब विद्यालय से आओगे तो तुम विद्यालय और तुम्हारे बीच क्या हो रहा है? दूरी बढ़ रहा है, यानी कि जुदाई हो रहा है, विदाई हो रहा है। तो इसमें जो लगाते हैं वो लगाते हैं पंचमी विभक्ति, यानी आपादान वाला से यूज होगा, ठीक है। और ये 5वां नंबर पे आता है, इसलिए पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो अभी हमें पता हो गया, हमें यह पता हो गया कि हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। अब हमें यह पता करना है कि विद्यालय कितना है, क्योंकि हम एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं ना। एक बार में सारे विद्यालय में तो नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे विद्यालय में तो नहीं पढ़ते हैं। हम यहाँ भी पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं, ऐसा तो है नहीं। एक बार में हम एक विद्यालय में ही पढ़ते हैं, तो ये भी एक वचन होगा। तो पंचमी विभक्ति एक वचन, देखो क्या है पंचमी विभक्ति एक वचन। जैसे राम का बन गया रामात, क्या बन गया? रामात। उसी प्रकार से विद्यालय का क्या बनेगा? तो सबसे पहले विद्यालय का संस्कृत विद्यालय ही होता है, और इसको अगर हम करते हैं जैसे राम का बना रामात, उसी प्रकार से विद्यालय का बन जाएगा विद्यालयात। यहाँ इस प्रकार से विद्यालय से यानी कि विद्यालयात। अब सिंपल है, तुम आते हो तो तुम का संस्कृत होता है त्वम, और आना का संस्कृत होता है आगच। आगच यानी कि आना, ठीक है। बाकी सूत्र लगाना बाकी है। अब हमें यह पता करने का कि त्वम जो है वो कौन सा पुरुष कौन सा वचन है। तो ये मध्यम पुरुष में आता है, और त्वम एक वचन है। क्या है? एक वचन। तो मध्यम पुरुष एक वचन का सूत्र देखो, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन क्या है? यहाँ त्वम भी लिखा है और सूत्र भी लिखा हुआ है सी। त्वम भी, त्वम यानी तुम, और सूत्र जो है सी, यानी कि लास्ट में सी ऐड करेंगे। तो आगच के लास्ट में सी ऐड कर लो, बन जाएगा आगच सी। त्वम विद्यालयात आगच सी, यानी तुम विद्यालय से आते हो। इस प्रकार से जो है बनाते हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं और मजा आएगा और समझ में आएगा। देखिए जब सेंटेंस बनता है ना तो बनाने में मजा भी आता है, और जब नहीं बनता है, माथा के ऊपर से जाता है ना, तो हमें मजा भी नहीं आता है और बोरिंग जैसा लगता है। तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि क्या आपको मजा आ रहा है, ठीक है। और मजा आ रहा है तो मजे मजे लिख दीजिए, मजे मजे, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। अगर हमारा सेंटेंस है कि वह शहर में रहता है, वह शहर में रहता है, ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि आपको कारक चिन्ह पहचानना है किसके साथ है। तो कारक चिन्ह है में, और किसके साथ लगा हुआ है? शहर के साथ, ठीक है। अब हमें यह पता करना है कि में जो है वो कौन से कारक चिन्ह का है। तो में कहां पे है भाई? यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है में पेपर होता है अधिकरण में, और अधिकरण कौन से नंबर पे आता है? 7वां नंबर पे आता है, ठीक है। तो 7वां नंबर यहाँ सप्तमी देख लीजिए। तो हमें यह पता होगा कि विभक्ति कौन सा लगेगा। अब हमें यह पता करना है कि वचन कौन सा लगेगा। तो एक बार में व्यक्ति एक ही शहर में रह सकता है ना, यानी कि शहर एक है, शहर एक है, यानी कि सप्तमी विभक्ति एक वचन। देखो क्या होगा, जैसे राम का बन गया रामे, उसी प्रकार से शहर का क्या बनेगा? तो सबसे पहले शहर का संस्कृत नगर होता है, क्या होता है? नगर, नगर, नगर। अब जैसे राम का बन गया रामे, उसी प्रकार से शहर का क्या बनेगा? नगरे, क्या बनेगा? नगरे। ये तो हो गया शहर में यानी कि नगरे। वह रहता है, वह का संस्कृत होता है सह, तो मैं लिखता हूं सह। रहना का संस्कृत होता है तिष्ठ, तो हम लिखते हैं तिष्ठ। अब बाकी बच गया सूत्र कौन सा लगाए। सह कौन सा पुरुष कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष है और एक वचन है, क्योंकि एक संख्या का बोध रहता है।
ठीक है, तो सह प्रथम पुरुष एक वचन। सूत्र देखते हैं, सह लिखा हुआ है, सह यानी कि वह, और सूत्र जो है बगल में लिखा हुआ है ती, तो लास्ट में हम ऐड करेंगे ती, बन जाएगा तिष्ठति। सह नगरे तिष्ठति, यानी कि वह नगर में रहता है। नगर में का संस्कृत क्या हुआ? नगरे। शहर में का संस्कृत क्या हुआ? नगरे। ठीक है, इस प्रकार सुना है। एक सेंटेंस और लेते हैं और मजा आएगा। तो हमारा सेंटेंस है, राधा मोहन के लिए नाचती है। राधा मोहन के लिए नाचती है, नाचती है। इसको कैसे बनाएंगे? यही सिंपल सा है। सबसे पहले क्या बताएंगे? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि कारक चिन्ह क्या है? तो कारक चिन्ह है के लिए। किसके साथ लगा हुआ है? मोहन के साथ लगा हुआ है। ठीक है, मोहन के साथ लगा हुआ है। तो अब हमें पहचान करना है कि कितने नंबर पे आता है कारक चिन्ह के लिए। यहाँ के लिए है संप्रदान, कौन से नंबर पे है? 1 2 3 4, चौथा नंबर पे। चौथा नंबर का सूत्र लगाएंगे, यानी हमारा विभक्ति कौन सा? चतुर्थी। तो चौथा नंबर पहचान करनी है। अब देखते हैं मोहन। मोहन यानी कि मोहन तो कृष्ण भगवान को कहते हैं, वही तो मनमोहन थे। तो मोहन यानी कि एक संख्या का बोध कर रहा है, क्योंकि कृष्ण भगवान एक ही थे। तो एक वचन में देखिए चतुर्थी विभक्ति, जैसे राम का बन गया रामाय, उसी प्रकार से मोहन का क्या बनेगा? तो मोहन का अगर हम मोहन ही रहने दें, ऐसे मोहन का कृष्ण भी कर सकते हैं, लेकिन मोहन भी संस्कृत हो सकता है। तो मोहन का मोहन ही रहने दें, तो हमें क्या कर दिया? हमने गंदा कर दिया है। मोहन का संस्कृत होता है मोहन। अगर मोहन का मोहन ही रहने दे तो बनाएंगे राम का बन गया रमाय, इसी प्रकार से मोहन का मोहनाय। मोहन का बन गया मोहनाय। मोहनाय यानी कि मोहन के लिए। इतना बड़ा संस्कृत का इतना छोटा संस्कृत, आई मीन इतना बड़ा हिंदी का इतना छोटा संस्कृत। मोहन के लिए यानी कि मोहनाय। अब बारी आ गया राधा नाचती है। तो राधा का संस्कृत तो राधा ही होगा। ठीक है, राधा तेरे बिना हूं आधा, तो राधा का संस्कृत राधा ही होगा। नाचती है, नाचना का होता है नृत्य। बाकी लास्ट में रह गया सूत्र ऐड करना। राधा प्रथम पुरुष में आएगी और एक वचन में आएगी, क्योंकि एक ही राधा है, सबकी राधा नहीं है, सिर्फ कृष्ण की राधा है। तो एक वचन प्रथम पुरुष। सूत्र देखते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र क्या है? ती है। तो हम लास्ट में ऐड करते हैं ती। राधा मोहनाय नृत्यति, यानी कि राधा मोहन के लिए नाचती है, बनकर तैयार है। एक सेंटेंस और लेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है इसको खत्म करेंगे। तो हमारा एक सेंटेंस और है कि गंगा हिमालय से निकलती है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, गंगा हिमालय से निकलती है, निकलती है, यही तो इंपॉर्टेंट है। ये सब थोड़ा ना पूछता है, पूछता तो यही है। इसको कैसे बनाएंगे ये बता दीजिए सर। तो आइए, अब इसका बारी आ गया है बताने का, तो यही बता ही देते हैं। तो सबसे पहले आपको पहचान करना है कि सर यहाँ पे आप ही बताइए, यहाँ पे कारक चिन्ह कौन सा है और किसके साथ है? कारक चिन्ह है से, किसके साथ लगा हुआ है? हिमालय के साथ लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि जब गंगा हिमालय से निकलेगी, तो मान लीजिए गंगा है और ये हिमालय है, जब इससे दूर हो रहा है, दूर जा रहा हूं, एक गाना ऐसे ही कुछ है, मुझे उतना कंफर्म नहीं पता। तो जब गंगा हिमालय से निकलेगी तो क्या होगा कि दूर जा रहे हैं, और जब दूर जाना है तो इसमें आएगा, आपादान में आएगा। ठीक है, आपादान कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। तो हमें विभक्ति का पता चल गया 5वां नंबर। कौन सा नंबर? 5वां नंबर। ठीक है, ये सब मिटाया था ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये सब मिटा दिया, तो हमें पता चल गया है 5वां नंबर पे आता है। अब पता ये करना है कि हिमालय कितना है, यानी कितने संख्या का बोध कराता है। तो एक वचन, एक ही हिमालय भाई, बहुत सारे हिमालय नहीं, एक ही हिमालय है, तो एक वचन है। तो पंचमी विभक्ति एक वचन, जैसे राम का बन गया रामात, उसी प्रकार से हिमालय का क्या बनेगा? तो हिमालय का बनेगा हिमालयात। ठीक है, जैसे राम का रामात बन गया, उसी प्रकार से हिमालय का हिमालयात बन गया। ठीक है, अब बात है गंगा निकलती है। तो गंगा का संस्कृत गंगा होता है, लेकिन संस्कृत में ऐसे लिखते हैं गंगा, तो गंगा का संस्कृत गंगा हो गया। निकलना का क्या होता है? देखिए, निकलना का 2 मीनिंग होता है, एक होता है निःसरती, एक होता है निकस्ती। ठीक है, तो हम निःसरती लगाएंगे। निःसरती यानी कि हम शुद्ध संस्कृत बनाएंगे, वो भी संस्कृत है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट बना दिया, निःसरती यानी कि यहाँ पे लट लकार का सूत्र भी लगा हुआ है ती, लट लकार का सूत्र भी ती लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने आज विभक्ति का प्रयोग करना सीख लिया अच्छे तरीके से। आगे आने वाले वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से सिर्फ अनुवाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ अनुवाद पे होगा। तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको अनुवाद डॉट लगता है, प्रॉब्लम होता है, वो मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके कमेंट से उठाएंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।